बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कंपल्सन है और बीजेपी भी नीतीश कुमार के लिए कंपल्सन है। बिहार में जो हो रहा है गठबंधन की राजनीति चल रही है और किसी भी अकेले किसी पार्टी में वह दम नहीं है, उस तरह का समर्थ नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े और अकेले सरकार बना सके। यह संदेह है कि चुनाव कैंपेन में लोग नीतीश कुमार को कैंपेनर, मास्टर कैंपेनर के रूप में नहीं देख पाएंगे। नीतीश जी के बाद जेडीयू का क्या हाल होगा? अभी जो जेडीयू का वोट बैंक है वो पूरी तरह से पहले की तरह उस तरह से एकदम टिका हुआ नहीं है। अभी तक जो पता है उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 101 सीट पर लड़ना है और बीजेपी को 100 सीट पर लड़ना है। यह एक चर्चा का विषय है कि नीतीश जी के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा और इसलिए उनके ही पार्टी के लोग यह हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि उनका जेडीयू का असली वारिस कौन होगा। बीजेपी के वोट बैंक से उनका शासन में आना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी नीतीश जी का उपयोग सिर्फ कर रही है। नमस्कार, मैं मनीलाल। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी विमर्श न्यूज पर मनीलाल जी के साथ एक वार्ता में हम लोग बैठे हैं और आज का जो विषय है तब है जब ऐसा संकेत मिल रहा है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग कर लिया है। दिल्ली गए थे नीतीश कुमार और उसके बाद सीट शेयरिंग के बाद वो लौटे हैं और थोड़ा बहुत मैनेज करके लौटे हैं, स्थिति सुदृढ़ करके लौटे हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो विषय है और हमारी जो चिंता है कि नीतीश के अंत की शुरुआत, जेडीयू के खत्म होने की शुरुआत कितनी मैनेज हो पाई है। मनीलाल जी, ये बिल्कुल सही है कि बिहार में अभी पूरे तरह से चुनावी माहौल में बिहार रह रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण को साधने में लगी हुई है और अभी जो समय है चुनाव के लिए वो गठबंधन युग है। देश के पैमाने पर कहिए और बिहार में जो हो रहा है गठबंधन की राजनीति चल रही है और किसी भी अकेले किसी पार्टी में वह दम नहीं है, उस तरह का समर्थ नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े और अकेले सरकार बना सके। ऐसी स्थितियों में जो अभी वर्तमान में बीजेपी और जो जदयू जो नेतृत्व की जो सरकार अभी चल रही है बिहार में, वो किसी भी रूप में वो चाहती है कि अगली आने वाले जो चुनाव है उसमें हम जीत हासिल करें और सरकार को सत्ता बरकरार रहे। ऐसी स्थिति में वो जितने भी उनके समीकरण हैं और आपको बीजेपी के साथ, बीजेपी न चाहते हुए भी जदयू के साथ उनका कोई सैद्धांतिक कोई समझौता नहीं है, लेकिन वो लोग व्यवहारिक तौर पर वो चाहते हैं कि दोनों मिलकर, चूंकि विपक्ष भी चाहती है कि किसी तरह से हम बिहार में सत्ता से बेदखल बीजेपी और जेडीयू को करें और वैसी स्थिति में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, नीतीश जी के लिए भी चुनौती है और बीजेपी के लिए भी चुनौती है और खास करके जेडीयू के लिए सबसे बड़ी समस्या है। नीतीश जी के बाद जेडीयू का क्या हाल होगा? अभी जो जेडीयू का वोट बैंक है वो पूरी तरह से पहले की तरह उस तरह से एकदम टिका हुआ नहीं है, उसमें थोड़ा क्षरण हुआ है। ये जो वोट बैंक की इनकी राजनीति थी उसी में सभी सेंध लगाने के लिए वो विपक्ष हो या बीजेपी हो, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी जो जेडीयू का जो आधार वोट हो, इसी बीच में नीतीश जी के बारे में, जेडीयू के बारे में यह एक चर्चा का विषय है कि नीतीश जी के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा और इसलिए उनके ही पार्टी के लोग यह हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि उनका जेडीयू का असली वारिस कौन होगा। ये एक समस्या है, लेकिन फिर भी अभी जो चर्चा चल रही है कि अभी जो चुनाव में बीजेपी 101 सीट मिलेगा, मतलब वो लोग समझौता कर रहे हैं और जदयू 102 सीट पर और अन्य उनके साथ जो अनुषंगिक जो उनका अलायंस है उनको भी अपने अनुसार उससे बची हुई सीटों का बंटवारा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को जो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहती है, उनके अंदर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो नीतीश जी को नेतृत्व में हो, चूंकि वो चाहते हैं कि बिहार में उनका नेतृत्व हो, उनके नेतृत्व में सरकार चले ताकि वो अपने एजेंडों पर काम कर सके। इसलिए चूंकि नीतीश जी के रहते हुए बीजेपी पूरी तरह से अपने एजेंडा को अपने लागू करा पाने में थोड़ी सी उनको कठिनाई है, तो इसलिए, लेकिन चूंकि बीजेपी अगर जदयू को छोड़ती है, नीतीश जी को छोड़ती है, तो शायद वो भी यहाँ सरकार बनाने में पूरी तरह से विफल हो जाएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक
तो बिल्कुल ठीक है कि उनका वोट बैंक उनके साथ है मिला जुला कर। लेकिन जदयू का जो वोट बैंक है, अगर बीजेपी नहीं करेगी, दोनों प्लस नहीं होंगे तो फिर मुश्किल है। इसलिए दोनों लोग चाहते हैं, जदयू भी चाहती है और कि हमारा सरकार उनके साथ समझौता जैसे भी हो, इसलिए सैक्रिफाइस जहां तक करना है, बलिदान त्याग की बात है, वो बीजेपी भी चाहती है कि हम इसमें जो भी हो, लेकिन हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़े, ताकि हमारा जो वोट बैंक के साथ साथ हम सरकार में जो अपनी कुछ चीजें हैं उसको हम कर रहे हैं, वो आगे भी बरकरार रहे और सरकार बना सके, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के सामने यह सबसे बड़ा खतरा है नेतृत्व का, नीतीश जी के बाद। और आंतरिक रूप से लोग उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं कि नीतीश जी बीमार हैं, और नीतीश जी के बारे में ये भी चर्चाएं हो रही है कि वो अब शासन चला पाने में सक्षम है, यहाँ ब्यूरोक्रेट लोग चला रहे हैं और बीजेपी के लोग ही शासन को चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके पार्टी के लोग भी, पार्टी का नेतृत्व जो और भी सेकंड टायर लीडर है, वो बहुत ही आशंकित है कि कैसे जदयू को आगे बचाया जाएगा। इसलिए उनके बेटे के नेतृत्व में लाने के लिए एक अभियान, आंतरिक रूप से कहिए और मुख्य रूप से भी एक उनके पार्टी के लोग अभियान चला रहे हैं, ताकि वो जदयू के वारिस उसको घोषित कर सके। ऐसा हमको ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझौता किए हुए हैं, क्या कि बिना समझौता किए जदयू या बीजेपी आगे के बिहार के शासन में आने में सक्षम नहीं होगी। और ये लोग, हम समझते हैं कि अगर सत्ता में नहीं आए तो इनके आगे, जदयू का ये बिल्कुल है कि जदयू अगर सत्ता में नहीं आती है तो इनको समाप्ति से कोई रोक नहीं सकता है, और बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ये लोग एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं, और सिद्धांत विहीन समझौता है। संसदीय राजनीति में आज सिद्धांतों की कोई बात नहीं है, सिर्फ हम कैसे सीट जीते और कैसे हम अपने समीकरण से सत्ता बनाए रखें। तो सत्ता बनाए कि होड़ में एक दूसरे को अपना त्याग जो जनता को दिखा रहे हैं वो कर रहे हैं, वैसा नहीं है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि दोनों लोग, जदयू और भाजपा, एक दूसरे के पूरक के रूप में आगे के चुनाव में, आगे के समीकरण में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपने सत्ता प्रतिष्ठान को बचाने के लिए अपना एक समझौता कर रहे हैं, समीकरण बनाकर, और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी मनीलाल जी, आपने तो एक साथ बहुत सारी बातें कह दी, और आपने शुरुआत इससे किया कि देश में, पूरे देश में अभी गठबंधन की राजनीति एक अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है, क्योंकि कोई भी दल सत्ता में अकेले जाने की स्थिति में नहीं है। वही बात आपने बिहार राज्य के संदर्भ में बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की। मैं आपसे सहमत होते हुए भी बात शुरू इससे करता हूं कि 11वें वर्ष शासन में जब पहुंचता है बीजेपी, तब वो इसकी स्थिति ऐसी है। अन्यथा इसके पहले वह शासन में रहने वाली एक पार्टी, एक क्षत्रप पार्टी के रूप में उभरी थी। 2 शासनकाल उनका था, लेकिन आज वो ईरान के दौर में है, डिकेइंग दौर में है, और इस वजह से इस दौर में वो क्या सबक ले रहे हैं। आपने कहा कि ये गठबंधन अनिवार्यता है, और बिहार में नीतीश और बीजेपी एक दूसरे को इसी रूप में मान रहे हैं। आज के समय में उड़ीसा में बीजू पटनायक की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो यहां से मैं बात इससे शुरू कर रहा हूं कि इस दौर में कांग्रेस एक इमर्जिंग पार्टी है। बिहार में कांग्रेस एकदम किनारे पर गई पार्टी थी। 5000 वोट उसको मिल जाए, यही कंफर्टेबल स्टेटस था। इक्का दुक्का जगह पर वो चैलेंज में आती थी, चुनौती में आती थी, और 3rd में रहती थी, ठीक है, नहीं तो 5वें स्थान पर रहने वाली पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी स्थिति गेन की, और वो गेन करना राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ। हालांकि राहुल गांधी गंवाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को बहुत नीचे अपने नेतृत्व में या अपने ऑफेंसिव दौर में पहुंचाया था, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ाया, और बिहार में उनका जो ड्राइव है वह ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले, तो खैर मैं कांग्रेस और आरजेडी पर आने से पहले ये कहूंगा कि एक विशेष स्थिति ये पैदा हुई है कि कांग्रेस एक इमर्जिंग पार्टी है। तो चलिए
अब मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता हूं, बिहार पर आता हूं। जो बात आपने कही, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कंपल्सन है और बीजेपी भी नीतीश कुमार के लिए कंपल्सन है। हालांकि उससे बाहर निकलने की कोशिश में उन्होंने 2 बार बीजेपी से अलग सरकार चलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो फिर लौट करके उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आयो की तरह चले आते हैं। तो इसमें इनका एक कंपल्सन है, क्योंकि आरजेडी के पास उसकी महत्तम अभिलाषा है कि वो सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, और बीजेपी की महत्तम आकांक्षा यही नहीं है। वो बिहार में 2nd पोजीशन में भी रहे, लेकिन केंद्र में उसकी स्थिति बनी रहे। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी जो है वो राज्यों में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं केंद्र के लिए। तो इस तरह से इसी छत्रप राजनीति की वजह से खुद बीजेपी का बिहार में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। और कहें कि इनके यहाँ जो वक्ता है, उनका जो वक्तव्य है, जो लीडर है उनका वक्तव्य है, उसकी वजह से जो अपमानजनक शब्द होगा, लेकिन लल्लू पंजू जैसी पार्टी ये दिखलाई पड़ती है। वैसे समय में नीतीश कुमार एक समय तक एक संयंत्र बोलने वाले व्यक्ति थे। अब क्या है कि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीट मैनेज करके चले आए, दिल्ली गए तो सीट मैनेज करके चले आए। अभी तक जो पता है उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 101 सीट पर लड़ना है और बीजेपी को 100 सीट पर लड़ना है। अन्यथा नीतीश कुमार को 102 सीट पर लड़ना है और बीजेपी को 101 सीट पर लड़ना है। तो एक का अंतर रख करके पहली पार्टी वो है। और इसके बाद 10-10 सीट पर लड़ना है ये हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जो जीतन राम मांझी की है, और इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनको 10-10 सीट पर लड़ना है। 20 से लेकर के 22 या 23 सीट वह एलजेपी रामविलास। तब भी यह संदेह है कि चुनाव कैंपेन में लोग नीतीश कुमार को कैंपेनर, मास्टर कैंपेनर के रूप में नहीं देख पाएंगे। वो मिसिंग कैंडिडेट होंगे, चुनाव में जाएंगे तो उनके आचरण कुछ ऐसे होंगे, बहुत है। उसी वजह से इनके ऊपर घाप चोप करके चलने का चल रहा था। और एक दिन लगा कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि बगल वाला जो है उनको गाइड करता है, तो इस वजह से एक दिन देखा गया कि वो हाथ से धक्का दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, दूर हटा रहे हैं, सटने में, कैमरा के फ्रेम में नहीं ला रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपनी स्थिति को जानते भी हैं, और चूंकि उनका वश नहीं है इसलिए उनकी स्थिति भी गिरावट पर है। इस समय आप कह रहे हैं कि उनके बेटा को लोग उभारना चाहते हैं, ठीक है, ये तो एक गिमिक्स है, और गिमिक्स जब आ जाएगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गिमिक्स होगा। ये जो बात होगी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। नीतीश की पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है, क्योंकि कोई नेता लीडर को उभरने नहीं देता है। दूसरी बात है कि नीतीश की पार्टी में जो लीडर्स हैं उनके बारे में मेरा मानना है कि इन लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया है, नाम लेकर के एक को नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए उनका एक कंपल्सन है कि वो भले ही भाजपा के लिए कंफर्टेबल है और नीतीश के लीडर है, लेकिन वो नीतीश को उनको खड़ा रखना है, क्योंकि नीतीश अगर केंद्र से हट जाएंगे तब उन सभी लीडरों का कोई स्टेटस भाजपा के कैंप में कहां रहेगा, कितने पायदान पर रहेगा। अभी वो तो ठीक नीतीश के बाद है, जैसे कि हमारे ललन सिंह की बात है, जैसे कि हमारे ये अशोक चौधरी की बात है। अभी मैं श्रवण कुमार को श्रेणी में नहीं रखूंगा। श्रवण कुमार जितना भी है, लगता है कि नीतीश के प्रति बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं, और उनका जो स्टेटस है बहुत ही उसमें कॉस्मेटिक या बनावटी किस्म का शायद नहीं लगता है इन लोगों के मुकाबले। लेकिन इसी तरह से संजय झा के बारे में मैंने जो पहले रिमार्क दिया वो है कि नहीं, लेकिन वो भाजपा के व्यक्ति हैं, ये बात कहा गया है। और लेकिन ये सब लोग जो है नीतीश कुमार को खड़ा रखेंगे, लेकिन ये क्या खड़ा रखेंगे, खुद भाजपा को नीतीश कुमार को पीछे से कस करके, नट बोल्ट कस करके उनको खड़ा रखना है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है लगातार अपने को खड़ा रख पाने की स्थिति में नहीं है। कि हम जो बात कर रहे थे मनीलाल जी, मैं अपनी बात यही खत्म करूं कि नीतीश का अंत होगा, यह लालू जी ने प्रिडिक्ट किया था, और उनके पार्टी का पिंडदान करेंगे लोग। नीतीश का पिंडदान करेंगे ऐसा सीधा बात लालू जी ने नहीं कहा, पार्टी का पिंडदान करेंगे। गए आए हैं नरेंद्र मोदी उस समय कहा था, तो उनके आने के पहले कहा था। तो इन सब कयासों के बीच में नीतीश कुमार के अंत की दिशा बनी है। अन्यथा
चुनाव के पहले उन्होंने अपने स्टेटस को असर्ट किया है। इस पर एक बार फिर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास बहुत कम समय। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि जदयू पार्टी नीतीश जी के बाद जदयू का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है कि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें सेकंड टायर लीडर, थर्ड टायर लीडर उसमें तैयार रहते हैं और उसमें नेतृत्व की उनके पास कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन यह इसके साथ यह कहा जा सकता है कि जदयू के पास सेकंड टायर लीडर कोई सामने नहीं है और नीतीश जी को लोगों ने इस तरह से कहिए कि वो उस लायक नहीं बचेंगे। कुछ अगर अगली बार सत्ता में वो ठीक है वो जीत जाए, लेकिन वो उस रूप में समर्थ नहीं होंगे कि शासन वो चला सके। मानसिक रूप से भी वो में लोग कहते हैं कि वो बीमार है और वो कोई शासन चलाने में वो सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में जदयू का लोगों के द्वारा यह कहना कि भाई जदयू, ये बिल्कुल सही बात है और जदयू का जो वोट बैंक है, अगर वो नीतीश जी नहीं रहते हैं तो बिल्कुल उनके साथ नहीं रहेगा। इसीलिए भाजपा की कोशिश ही है, हम लोग पहले जानते हैं कि सिंहासन पर खड़ा रखकर और शासन किया गया है, उस तरह का ये देश संभाल रहा है। उसी तरह नीतीश जी का उपयोग भाजपा उसी रूप में कर रही है कि उनका जो वोट बैंक है, सिर्फ उनके वोट बैंक, बीजेपी के वोट बैंक से उनका शासन में आना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी नीतीश जी का उपयोग सिर्फ कर रही है कि वो केवल मेरे साथ बने रहे और इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार कर रही है। तो दोनों को आप लोग देखिए कि लेकिन ये लोग सत्ता को बचाने के लिए किसी तरह से सत्ता में आना है, इसलिए ये लोग अनैतिक गठजोड़, सिद्धांत विहीन गठजोड़ ये लोग करके और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता में बहुत बड़ी खाई नहीं है। विपक्षी पार्टियों में जो तेजस्वी और कांग्रेस, यहाँ पर बिहार में वो लोग भी बिल्कुल एकदम नजदीक है वो लोग इनको परास्त करने के, तो इनको खतरा है कि कहीं बहुत दूरी का बात नहीं है, बहुत मामूली से फासले हैं। अब के चुनाव में बहुत मामूली फासले रह रहे हैं। तो बिहार में इसी कारण से सभी लोग सशंकित हैं। बीजेपी अपना बचाना चाहती है, जदयू अपना बचाना चाहती है, रामविलास लोजपा के जो हैं वो बचाना चाहते हैं, जीतन राम मांझी अपना बचाना चाहते हैं और उधर तेजस्वी जी और कांग्रेस और उनके साथ जो अलायंस है वो सत्ता में आने के लिए सभी तरह के ये लोग अपना जुगाड़ कर रहे हैं और इसी में लग रहा है कि ये लोग जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सारे प्रयास हो रहे हैं एक दूसरे को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है, तो ये लोग स्ट्रगल अपने एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, ये लोग जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा है मेरे समझ से तो जदयू को है, क्योंकि जदयू आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी भी उनको गच्छा देगी और जब वो चुनाव हो जाने के बाद वो क्या करेगी, बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे देश में। उनका उदाहरण है कि उन्होंने पहले महाराष्ट्र में भी देखिए, उन्होंने कहा कि मैं इनको मानता हूं नेता और बाद में उन्होंने बदल दिया। तो बिहार में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में वो लोग नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार करके और वो उनके साथ वो लोग आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। ठीक है मणिलाल जी, हम लोग एक जगह पर पहुंच गए हैं। बहरहाल हम लोग इतना ही देखें कि आने वाले चुनाव में नीतीश 101 सीट के साथ, बीजेपी 100 सीट के साथ, एलजेपी रामविलास की पार्टी 23 सीट के साथ और जीतन राम मांझी जिसमें उनके पास जो 10 सीट मिलेगा तो उनके यहाँ जो उनके परिवार में हैं उन लोगों को या 3 लोगों को दे देने के बाद उनके पास भी 7 सीट होगा जो अपने पार्टी को देंगे और हम उनका बहुत उपहास करते हुए उनके बारे में बात बोल रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप में एक खत्म हो गए फोर्स है, लेकिन ये समीकरण की राजनीति है, उसमें उनका जो बैंक है वो मददगार होगा, इसलिए वो भी 10 सीट के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग इंतजार करें और हम लोग इसका इंतजार करें, जैसा कि आपने कहा यही बात एकदम महत्वपूर्ण है कि 5 से 7% वोट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन बिहार में एक स्थिति ये हो गई है कि 5 से 7% इस या उससे भी ज्यादा ये जो विपक्ष है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, वह अपने दौर में ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह खींच सकता है। लेकिन दूसरी एक स्थिति बनी हुई है और वह स्थिति है इमर्ज करने से प्रशांत किशोर का।
जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो विपक्ष, पहले कहा जाता था कि विपक्ष का वोट काटेंगे, बाद में कहा जाने लगा कि किसका काटेंगे पता नहीं, फिर बाद में कहा जाने लगा कि वो सत्ता समीकरण का वोट काटेंगे। तो ये 3 है। इस बीच में आगे कौन बनेगा इसकी एक शुरुआत हो गई है। एनडीए के टिकट के बंटवारे का जो सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला जो है मान्य हो गया है, जिसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के खत्म होते होते और लोगों तक पहुंचते पहुंचते तक हो सकता है कि वह चला आए। उसमें एक गतिरोध होगा कि एलजेपी रामविलास के लिए जो सीट छोड़ा गया है उससे उनको असंतोष होगा, बाकी लोग संतुष्ट हैं। तो इस वजह से ये स्थिति तय हो जाएगी। तो हम इंतजार करें और फिलहाल दूसरी बात समझ लें कि नीतीश कुमार के पार्टी का जो अंत है वह थम गया है, आगे देखा जाएगा। ये कह के आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त